नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके दार्शनिक आधार पर कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो दार्शनिक आधार है वो क्या है। मैंने आपको कहा था कि संविधान एक राजनीतिक समाज का उद्देश्य या लक्ष्य के रूप में वर्णित किया जाता है और भारतीय किसी भी संविधान की प्रस्तावना उस संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, इसलिए उसका नाम उद्देश्य का रखा जाता है कि भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है। एक राजनीतिक समाज के रूप में हम किन लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। अब क्योंकि भारतीय एक राजनीतिक समाज के रूप में हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई और फिर अपना एक संविधान निर्माण किया। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारी जो ये मांग थी कि हम एक संविधान बनाएंगे, वह संविधान भारतीय द्वारा निर्मित होगा और हमारी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करेगा। वो सब कार्य भारतीय संविधान सभा ने बखूबी किया और जो संविधान बनकर सामने आया वह संविधान भारतीयों की इच्छाओं और उनकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह अभिव्यक्त करता है। ये बात सही है कि हमने संविधान में कई ऐसे तत्वों को लिया है जो भारतीय अनुभव से नहीं थे। हमने पाश्चात्य अनुभव से कई चीज़ें लेकर ऐसा संविधान बनाया जो एक राजनीतिक समाज के रूप में हमारे उद्देश्यों को सार्थक कर पाए। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो बड़ा महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि वे भारतीय संविधान को भारतीय समाज के एक राजनीतिक लक्ष्यों को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करती है। इस रूप में संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया जाना चाहिए और भारतीय संविधान में बाकी लिखे गए अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 300 से ऊपर जितने भी अनुच्छेद हैं वे सारे अनुच्छेद उस संविधान की प्रस्तावना में लिखित और घोषित उद्देश्यों को पाने का ही एक साधन है। एक मशीनरी बनाई गई, एक मैकेनिज्म बनाया गया जिसके माध्यम से संविधान की उद्देशिका में जो वर्णित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय संविधान के घोषित लक्ष्य क्या हैं या एक राजनीतिक समाज के रूप में हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसका सर्वोत्तम जो हमें अध्ययन करने को मिलता है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसका अध्ययन मिलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज हम अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो इस संविधान सभा की ये उद्देशिका थी जिसका इसके एक एक जो वक्तव्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पिछले व्याख्यान में भी जो बात बताई थी वो मैं एक बार फिर दोहरा देना बेहतर समझता हूँ कि भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर को हो गया था और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उद्देश्य प्रस्ताव वही था कि एक राजनीतिक समाज के रूप में हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य प्रस्ताव की जो झलक है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा। यद्यपि तब तक भारत विभाजन नहीं हुआ था। भारत विभाजन होने के बाद उद्देश्य प्रस्ताव के मूल भावना को भारतीय संविधान में ही जगह दी गई। इसमें 3 जो शब्द हैं जो हम सामान्य जानकारी के लिए समझ लें कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा लागू किए गए। अब पहला जो शब्द है भारतीय संविधान का बड़ा महत्वपूर्ण है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब सिर्फ मतदाता नहीं है,
हम भारत के लोग में हम पूरा भारतीय जन समुदाय है जो एक संविधान सभा के माध्यम से ये घोषित कर रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो ये मैकेनिज्म है जो शुरुआती संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता हम जानते ही हैं। इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि कोई भी राज्य आंतरिक और बाहरी दबाव से मुक्त है और वह संपूर्ण प्रभुत्व है अपने निर्णयों में। समाजवादी का अर्थ अमीरी और गरीबी बल्कि के विभेद को कम करना। पंथ निरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करना है। और लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ ये है कि एक लोकतंत्र होगा और गणराज्य का अर्थ ये है कि देश का जो सर्वोच्च पद है वह निर्वाचित होगा, ना कि मनोनीत या राजवंशीय आधार पर निर्धारित होगा। तो भारतीय संविधान में जो ये पहला शब्द है हम भारत के लोग, इसकी प्रतिध्वनि हमें अमेरिकन संविधान में भी मिलती है जहाँ पे यही शब्द आया वी द पीपल, यानी हम भारत के लोग। संविधान सभा ये कह रही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। अब समस्या ये है जो कई बार सवाल पूछा गया है कि क्या भारतीय संविधान सभा हम भारत के लोग इस शब्द का प्रयोग करने के लिए अधिकृत थी? ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में, आपको पिछले व्याख्यान में बता चुका था कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीयों की एक मांग, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ये मांग थी कि संविधान वो बने जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाए। और मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा नहीं बनाई गई, बल्कि संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया तो क्या ऐसी स्थिति में जो संविधान सभा जनता द्वारा सीधे वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि उस जमाने में सीमित मताधिकार की व्यवस्था थी, तो अधिकार का मताधिकार के लिए कुछ शिक्षा और आय की योग्यताएं लागू थी। तो ऐसी स्थिति में बड़ी कठिन स्थिति है कि ये बता पाना, जो संविधान सभा पर आरोप लगाया गया है बार बार कि वह क्योंकि जनता की वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी नहीं गई थी, इसलिए उसे हम भारत के लोग जनता की इच्छाओं का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसलिए उसे हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है या संविधान के निर्माताओं का मत ये है कि भारतीय संविधान पे ये जो विवाद है इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में एक तो उस वक्त के सभी बड़े शीर्ष नेता शामिल थे जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, मौलाना अब्दुल कलाम। साथ ही साथ संविधान सभा में ये भी एक कि सभी वर्गों और जातियों का प्रतिनिधित्व, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक प्रक्रिया की समस्या हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान सभा संपूर्ण भारत की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, बल्कि उलट संविधान सभा अपनी विविधता लिए हुए थी। उसमें सभी वर्ग और सभी जातियों और सभी विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग मौजूद थे और उन सब ने सहमति से एक संविधान का निर्माण किया। तो ये कहना, और राष्ट्रीय आंदोलन से संविधान सभा में हर वो व्यक्ति जुड़ा हुआ था जो राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था। तो इसलिए हम ये शब्द इस्तेमाल करना कि हम भारत के लोग का शब्द का प्रयोग संविधान सभा को नहीं करना चाहिए, ये निरर्थक है। इसका कोई सार्थक विवाद के रूप में हम इसे नहीं ले सकते।